अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। भैया डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होता है, एक बात समझना कि हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज़ होती है लाइक डिबेंचर, बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो कुछ समय बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कुछ समय बाद 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंपल्सन जिनको रहता है कि कंपल्सरी आप लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो अर्निंग पर शेयर AS20 बोलता है कि जिस साल का आप EPS निकाल रहे हो ना, जिस साल का आप EPS निकाल रहे हो, तो उस साल में आपको देखना है कि क्या आपके पास कोई ऐसे डिबेंचर्स है, क्या आपके पास कोई ऐसे बॉन्ड्स हैं जो फ्यूचर में प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आंसर हाँ है, अगर आंसर हाँ है या आंसर ना है, अगर आंसर नहीं है तो बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS सेम रहेगा, क्योंकि कुछ नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे नहीं। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, आपने साइंस कभी पढ़ा होगा, तो साइंस में अगर आप देखो कि अगर आपके पास एक गिलास शक्कर है, उसके अंदर एक गिलास अगर आपके पास पानी है, उसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो पानी क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा भैया, पूरा नमक वाला पानी हो जाएगा, कड़वा पानी हो जाएगा, करेक्ट, खारा पानी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पानी में 20-25 लीटर पानी और डाल दो, उस ग्लास में 20-25 लीटर पानी और डाल दो, या उस ग्लास का पानी 20 लीटर 25 लीटर वाले गंज में पानी डाल के मिला लो, तो नमक का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो अगर हम अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर का पावर को कम कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, डाइल्यूट कर रहे हैं। उसका मतलब क्या हो रहा है, अर्निंग पर शेयर को डाइल्यूट कर रहे हैं। अभी करंटली जो शेयर्स है उनकी जो अर्निंग है, उनको अट्रीब्यूटेबल जो अर्निंग है उसको कम कर रहे हैं। और उसको कम कब करेंगे, उनका अर्निंग कब कम करेंगे, EPS कब कम होगा, बताइए EPS कब कम होगा भैया, जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, अगर ऊपर वाली वैल्यू फिक्स और नीचे वाली डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, EPS कम हो जाएगा बेटा। EPS क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डिनोमिनेटर कब बनेगा, जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे, जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कब बढ़ेंगे, वो बोलता है अगर फ्यूचर में आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फ्यूचर में अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसका इफेक्ट आपको आज ही देना पड़ेगा। उसका इफेक्ट आपको आज ही देना पड़ेगा हमारे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालने में। तो भैया कैसे नीचे फर्क गिरेगा, कैसे नीचे फर्क गिरेगा, द आंसर इज नो। हम अनजस्टिस नहीं कर सकते, हम सिर्फ नीचे नंबर नहीं बढ़ा सकते भैया। अगर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए, तो क्या आपका उसके ऊपर का ब्याज बचेगा, क्या उसके ऊपर का ब्याज बचेगा, हाँ भैया ब्याज बच जाएगा, क्योंकि वो तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इक्विटी शेयर को डिविडेंड देना पड़ता, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, तो भैया आपका खर्चा कम हो जाएगा। और खर्चा कम हो जाएगा इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सपोज अगर मेरे पास 1 लाख के बॉन्ड्स है या 1 लाख के डिबेंचर्स है, फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, तो साल का कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, साल का कितना परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ जाएगा भैया, 1 लाख का 10% 10,000 होता है, 10,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या सबका आंसर 10,000 है, 2 मिनट सोचो, क्या 10,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर आप हाँ बोल रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ भैया 10,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 लाख का इक्विटी शेयर, 1 लाख के डिबेंचर्स 1 लाख के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको मुझे 10% का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, मेरा 10,000 रुपया सेव हो गया। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। क्योंकि भैया अगर खर्चा कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो टैक्स भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ गया तो टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो भैया जितना इंटरेस्ट सेव हुआ है ना, उस इंटरेस्ट सेव में से जो उसका इंटरेस्ट सेव होने की वजह से जो मुझे एक्स्ट्रा टैक्स लगा, वो एक्स्ट्रा टैक्स भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको इफेक्ट को नलीफाई करना पड़ेगा। तो आइए पढ़ते क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इन कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, effect is given to all dilutive potential equity share that were outstanding during the period. That is, the net profit for the period attributable to equity share is increased. Net profit increased by the amount of dividend recognized in the period in respect of diluted potential equity shares as adjusted for any attributable change in tax expense. यानी आपका डिविडेंड वाला अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, और आपका टैक्स एक्सपेंस का इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। Increased by the amount of interest recognized in the period
in respect of dilutive potential equity shares as adjusted by any attributable change in tax expense for the period and adjusted for after tax amount of any other change in expense or income that would result from the conversion of dilutive earning per share. तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे देखेंगे आपको समझ जाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, नेट प्रॉफिट कितना है भैया, 1 करोड़ है। हाँ, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 50 लाख। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग क्या है, 50 लाख। तो बेसिक ईपीएस कितना हुआ, 1 करोड़ डिवाइड बाय 50 लाख, डेट इज 2 रुपया। नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच, कितना नंबर है, 1 लाख डिवेंचर्स है जो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में। ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर, यानी 1 लाख का इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 लाख। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर, देखो हमारा 1 लाख इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 1 करोड़। 1 करोड़ पे 12% 12 लाख, 12 लाख का इंटरेस्ट बच जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट 1 करोड़ का 1 करोड़ 12 लाख हो जाएगा, लेकिन टैक्स लग जाएगा। टैक्स कितना लगेगा, 3,36,000। तो 1 करोड़ 12 लाख में से 336 गया तो 1,08,000, 1 करोड़ 8,40,000, ये मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। ये मेरा क्या होगा, नया प्रॉफिट, ये होगा मेरा नया प्रॉफिट। और अगर वो शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 50 जो पुराने हैं प्लस 10 लाख जो नए हैं, टोटल कितना होगा, 60। तो डाइल्यूटेड ईपीएस कितना आया, दिस डिवाइड बाय दिस इज 1.81, इज 1.81। यही चीज़ आपको डाइल्यूटिव में पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है, 12 लाख। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 5 लाख, बराबर। एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर कितना है, 20। एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग अंडर द ऑप्शन, ये ईसोप का पार्ट, ईसोप का पार्ट है कि ईसोप के अंदर कितने हैं, 1 लाख शेयर्स है। एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 15। एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 15। कैलकुलेट करना है बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो भैया ईसोप में भी क्या होता है, ईसोप में भी कुछ पार्ट होता है। ईसोप जैसे राइट, कुछ हम सस्ते में देते हैं, तो सस्ते में देते हैं इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बोनस पार्ट है, कुछ फ्री पार्ट है। तो आइए, अर्निंग कितना है, 12 लाख। शेयर कितने हैं, 5 लाख। शेयर कितने हैं, 5 लाख। तो भैया बेसिक ईपीएस कितना आया, बेसिक ईपीएस कितना आया, 12 डिवाइड बाय 5, 12 डिवाइड बाय 5 कीजिए भैया, 12 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 2.40 यह है आपका अर्निंग पर शेयर। लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितने ऑप्शन के अंदर, नंबर ऑफ शेयर है भैया 1 लाख। और उनका फेयर वैल्यू कितना है, फेयर वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो उस रेशियो से, तो फेयर वैल्यू कितना है, 15 बाद में, और पहले कितना है, 20। पहले कितना है, 20 और बाद में कितना हो रहा है, 15। तो 1 लाख को 15 बाई 20 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 75। यानी नेट मेरा कितना इंक्रीज हो रहा है, 75। और मेरा नया शेयर कितना आया, नया आया 5,25,000। नए इक्विटी शेयर कितने आए, 5,25,000। बट क्या भैया कुछ अर्निंग बढ़ रहा है, डिबेंचर्स में तो क्या हो रहा था, इंटरेस्ट से हो रहा था, अर्निंग बढ़ रहा था, बट क्या यहाँ पे अर्निंग बढ़ रहा है, द आंसर इज नो। यानी 12 लाख का कितना रहने वाला है, 12 लाख। तो 12 लाख डिवाइड बाय 5,25,000 कितना हो जाएगा, 2.29। करेक्ट। बस इतने सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपको क्या करना है, आपको एक डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपको एग्जाम्पल्स ही आते हैं। तो डिस्क्लोजर में क्या देना है, एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग वेयर द स्टेटमेंट ऑफ P&L इंक्लूड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कुछ है तो आपको ईपीएस देना है, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस देना है, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। दूसरा क्या है, the amount used as denominator in calculating basic earning per share and diluted earning per share, and a reconciliation of those amount to net profit or loss for the period. Weighted average number of equity shares used as denominator in computing earning per share, diluted earning per share, and the reconciliation of this denominator to each other, and nominal value of shares along with earning per share figure. तो ये सब आपको डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये AS20 जो है, AS20 का बेसिक वाला जो है ना, बेसिक वाला ये जो इजी वाला सम, वो आपको पूछने के चांसेस है, वो आपको पूछने के चांसेस है। इसके बाद हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 खत्म होता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, डेफर्ड टैक्स असेट।